जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है उसका चौथा पॉइंट यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वोटर को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। किसी भी मतदाता को आप उसको पैसा दे करके घर नहीं ला सकते हैं। किसी भी चुनाव के दौरान पर कोई भी सरकारी योजनाएं जो है वो उस समय पर सरकार नया तरीके से अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है। यहाँ तो योजनाओं की शुरुआत छोड़ दीजिए, यहाँ तो डायरेक्ट पैसा ही दिया जा रहा है। और मंच से विभिन्न पार्टियों के नेता, जिन पार्टियों की वहां पर सरकार थी, उनके माध्यम से कहा जाता था कि आपके अकाउंट में पैसा आए नहीं आए, आपके आए कि नहीं आए। अब इस तरह की जब भाषा भारत देश के चुनाव के स्तर पर बोली जा रही हो, तो लेवल फील्ड जो कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, जिस तरह से सीईसी होता है, आप लोग जानते होंगे, जो केंद्रीय सूचना सतर्कता आयोग, बहुत सारे जो होते हैं, जिनका कंफर्मेशन में यही है कि कोई भी पार्टी हो, कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, उन समस्त पार्टियों के लिए लेवल फील्ड प्ले तैयार करने की जरूरत है। जब कोई रूलिंग पार्टी इस प्रकार से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाली, अर्थात चुनाव के वोट को खरीदने की कोशिश की, तो फिर चुनाव की लेवल फील्ड की बात ही कहां रह गई। अब तो सारे राज्यों में शुरू होगा। इसकी सबसे पहली शुरुआत मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद फिर महाराष्ट्र होते हुए फिर आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ था, उसमें ये इस प्रकार की स्कीम नहीं आने से सरकार ने 3 महीने तक चुनाव को रोक भी दिया था, जबकि टाइम खत्म भी हो गया था चुनाव का। 5 साल में सामान्यतः चुनाव होना चाहिए, आप सबको पता है। तो वहां पर टाइम एक्सटेंड लिमिट करके किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर जो है चुपचाप सन्नाटा करके बैठा रहा, हाथ में हाथ जोड़ करके बैठा रहा। तो ये सारे इसी के साथ में, ये तो मैंने अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट की बात की, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट को खरीदा है। 1 करोड़ 10 लाख, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो करंट रूलिंग पार्टी है, उसने डायरेक्ट पेमेंट करके इसको वोटरों को खरीदा है। अब आता हूं सेकंड पार्ट पर। दूसरा वही फिर से मैं कहूंगा कि सेक्शन 4 उसका कहता है मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का, जहां पर स्पेशल तरीके से 4 कह दिया गया, किसी भी वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनको ट्रैवलिंग करके उनको किराया नहीं दे सकते, उनको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं देंगे। तो फिर कैसे हरियाणा से आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनें स्पेशल तरीके से चलाई गई बिहार राज्य के लिए, और 3 अलग अलग ट्रेनें चला करके, जिसमें कपिल सिब्बल साहब ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बहुत सारे बड़े नेताओं ने किया। और क्या कोई भी बात, मेरे पिताजी कई बार लोकसभा लड़े, इसलिए मैं थोड़ा डीपली नॉलेज है, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, यदि एक गाड़ी भी चुनाव के दौरान पर चलाई जा रही है और इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने से गुजर जाए और उसकी परमिशन न हो, या चाहे उसमें बक्सा रखा हो, चाहे उसमें पर्चियां रखी हो चुनाव की, चाहे अनाउंसमेंट वाले जो स्पीकर वगैरह हो, कुछ भी हो, या 3-4 लोगों से ज्यादा लोग बैठे हों और हाथ में पंपलेट और पर्चियां लिया हो, तो सारी की सारी गैर संवैधानिक होती हैं और उस गाड़ी को फ्रीज कर सकता है, सीज कर सकता है। मेरे चुनाव में कई सारी गाड़ियों के साथ हुआ भी था, इसलिए मैं उदाहरण बता रहा हूं। तो सवाल यह उठता है कि भारत देश के जो रेलवे मंत्री हैं, क्या उन 4 ट्रेनों को जिनको उन्होंने चलाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उन्होंने परमिशन ली थी? दूसरा सवाल आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं, यदि परमिशन नहीं दी थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस प्रकार से उन गाड़ियों को परमिट कर दिया था? और साथ में तीसरी बात, बीजेपी के ही कार्यकर्ता बहुत सारे ने उनके गले में पट्टियां डाल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और इसके साथ में जो और भी आने जाने का कन्वीनियंस चार्जेस होगा, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो ये सेवा सहाय कर रहे हैं, चुनाव के दौरान पर ही आप सेवा करते हैं। आप बड़े दिलदार व्यक्ति हैं, भारत देश से बहुत गरीबी है, आप कृपया करके इन गरीबी को भी थोड़ा दूर कर दीजिए। छठ पूजा जब होती है तो बिहार के लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिलता है, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती है, ट्रेनों में लोग कपड़े ऊपर ऊपर बांध करके केबिनों में जाते हैं। आप बड़े दयावान व्यक्ति हैं, क्या बात है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब इस तरह से, जिस तरह से बिहार की जनता ने पूरे बोर्ड को, पूरे भारत देश की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है, युवाओं के बेरोजगारी को दरमियान कर दिया, इसके साथ में बहुत सारी जो विपक्ष की पार्टियों ने आश्वासन दिया था कि हमें 2 साल के अंदर में हम सारी चीज़ों को करेंगे, जो उन्होंने 20 साल में नहीं किया। तो क्या प्रश्न उठा कि 10,000 में बिहार की जनता क्या इस तरह से बिक गई? ऐसा आरोप है, और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाओं को किया भी गया है। ये इसका दूसरा कारण था। अब आ रहा हूं तीसरे और अगले क्रम से कारणों में। टोटल मिलाकर के जो टोटल वोट थी 7.4 करोड़ थी, आप सबको पता है, जिसमें से बीजेपी को मिला है 89 सीट,
लगभग माना जाता है कि बीजेपी ने 90% से ऊपर स्कोर किया है। यह पूरे भारत देश के इतिहास में अब तक का काफी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब तक में जैसे आपको टोटल सीट मान लीजिए लोकसभा में 543 टोटल सीट है, यदि मैं आपको इसको मतलब ये कहूँ कि इसका 90% के आसपास आपने सीट जीत लिया, तो आप मान के चलिए कि मोटा मोटा काफी बड़े लेवल पर हो गया, लगभग 500 के राउंड पर आ गए। तो ये सवाल उठता है कि ये सारे वोट कैसे आ गए। इन सारी चीजों का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिमाग में भी है, रिमोट कंट्रोल में भी है, और इसके साथ में उनके जो मशीन और उनके जो मैकेनिज्म सिस्टम है, जो पर्चियां बाहर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पाई जाती थी, जो विभिन्न पोलिंगों में पाई जाती थी, जो विभिन्न प्रकार के जो चुनाव के दौरान पर लोगों ने जनता जनार्दन के माध्यम से सोशल मीडिया में वीडियो बना करके भेजा और जनता के सामने प्रस्तुत किया, उसके माध्यम से सबूत प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से थी। इसी के साथ में यदि हम टोटल वोट के आधार पर देखते हैं, अर्थात परसेंटेज के मामले में, तो बीजेपी जो टोटल वोट पाती है वहां पर इनका जो, हालांकि सारा डेटा तो इनका आप सब जानते ही, पूरे भारत देश की जनता जानती, 20.8% 08 है, तो ये पाती है बीजेपी। इसके साथ में 19.25% है, ये पाती है जेडीयू। इसने इतना पा करके 85 सीट जीतती है, ध्यान रखना है 85 सीट जीतती है। पर सवाल यह उठता है कि आरजेडी इसी के साथ में 23% वोट पाती है और सीट कितनी जीतती है, लगभग आप सब लोगों को पता है 25 के राउंड में। समझ में आ रहा होगा, यानी वोट बैंक के मामले में लगभग 23% आरजेडी जीत रही है वहां पर। बीजेपी वहां पर 20% 21% के मोटा 20% के राउंड फिगर में है और 89 सीट जीत जाती है। कितना बढ़िया चमत्कारी गणित है। मुझे लगता है कि यदि पाइथागोरस प्रमेय भी होते उस समय पर और भारत देश के और क्या नाम है आर्यभट्ट जी होते, वो भी सुसाइड कर लेते कि क्या भारत देश की मैथमेटिशियन है और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कि जो यह बैठ के कहता है कि भाइयों बहनों क्या मैं फोटो जारी कर दूं, भाइयों बहनों क्या मैं इनके लिए ऐसी चीजों को कर दूं, क्या आप अपने परमिट करेंगे कि फोटो आपके घर की बहन बेटियों को देखे, ये कौन कह रहा था। इन सारे सवालों का सवाल जब मीठी मीठी बातें होने लगे, कानून दरमियान पर रख दिया जाए, तो ये सारी चीजें तो होना तय ही था। और बहुत सारे नेता ये कहते भी इतनी अर्थ थे कि इलेक्शन कमीशन भारत देश का जो भारत देश का है, ये पूरी तरीके से ये चुनाव हाईजैक हो चुका है और स्पष्ट उसने देखा भी। इसी के साथ में जो विपक्ष की भूमिका थी, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं। विपक्ष भी बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। मैं आप लोगों से के सामने ऑफिशियली बोलना चाहता हूं। माना कि बीजेपी बहुत मतलब तरीके से चुनाव लड़ती है, बहुत तरीके से भ्रष्टाचार करके लड़ती है, इलेक्शन कमीशन मान लिया कि कुछ भी नहीं करता है, पर सवाल यह भी उठता है कि आपने कितनी लड़ाई लड़ी है। इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि उनको भी देना चाहिए। मैं हर चीज को मानने को तैयार हूं। मैंने मान लिया कि सामने वाला बहुत गंदे तरीके से चुनाव लड़ा, ये किया वो किया, पैसा बांटा, सब कुछ किया, पर हमने क्या किया। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि चाहे जो भी पार्टीज हो, चाहे कोई पार्टी जीते या हारे, इसका सवाल नहीं है। अपनी समीक्षा अपने आत्मा से भी करनी चाहिए, न कि अगल बगल के बैठे हुए लोगों से ही सिर्फ आप उन्हीं से समीक्षा लेकर के सारी चीजों का स्वतः ज्ञान न लेना भी कहीं न कहीं एक बड़ी भूल का कारण था। बिहार जहां हिंदी भाषी का सबसे बड़ा जन्मदाता माना जाता है, वहां पर इंग्लिश मैन बैठा करके ऑफिसेस में वो क्या वहां का नॉलेज देंगे और किस प्रकार से वहां पर जाति समीकरण सेट करेंगे, जहां पर जाति ही वहां पर जाति समीकरण के आधार पर सबसे ज्यादा वहां पर वोट की शेयरिंग किया जाता है, वहां पर बहुत सारे मुद्दों पर नहीं किया जाता है। साथ ही साथ में मैं एक चीज यह भी कहना चाहता हूं, आप बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, पर यह भी है उसका कारण कि उन योजनाओं को आप एक दिन चलाते हैं, एक दिन कैंपेन कर दिया, 10 दिन कैंपेन कर दिया, उसके बाद आप उन सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो ये तीनों कारण जो है विपक्ष के कहीं न कहीं पर होने चाहिए। मेरे पिताजी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से शेयर भी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ चैनल के माध्यम से बोला भी है। जब 1989 की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय पर जब कांग्रेस पार्टी हारी तो राजीव गांधी ने 3 लोगों को बुलाया। जैसे ही, क्योंकि वो पायलट थे और आप सबको पता है कि वो हवाई जहाज चलाने के बड़े शौकीन हुआ करते थे, तो उनको टाइम पूरा करना होता था। जब टाइम पूरा करना होता है तो उतना टाइम जब आप चला के देखोगे तभी आपका वो लाइसेंस बन पाएगा। तो इसमें उनका ज़्यादा टाइम खराब हुआ, तो 1990 में उन्होंने क्या किया कि 3 लोगों को बुलाते हैं। एक पंडित जनार्दन द्विवेदी,
दूसरा इसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा प्रणवदा मुखर्जी, सब लोग जानते ही हैं, एक और व्यक्ति थी। तीनों लोगों को बुलाया और सीधा एक ही चीज स्टार्ट किया कि मुझे सबसे पहला काम करना है कि भारत देश में सर्वाधिक जो आबादी वाला राज्य है वो हिंदी है, और जो इंग्लिश मीडियम कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट बोलने वाले जितने भी स्पीकर बैठते हैं वो बेसलेस होते हैं, बेसलेस बात कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल कंटेंट का यूज कर रहे हैं। इसलिए हमें शुद्ध हिंदी की भाषा का उपयोग करने वाला व्यक्ति और जो जनता के तहे दिल तक बैठने वाली भाषा का उपयोग करें, पहला इन्होंने इस तरह से कदम उठाया था। आज बताइए आप किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। बिहार का आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है, आपके पास कौन से हिंदी भाषी के बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता बैठाए हैं। मैं विभिन्न पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना इस सब चीज को। दूसरी बात इसी के साथ उन्होंने तुरंत ही रिशफल किया और साथ में उन्होंने सबसे पहले हिंदी के लिए जो बड़े बड़े मतलब सारी चीजें थी, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को और इसके साथ में जनार्दन देवी को बहुत सारी चीजों को आज चले जाइए आप कहीं भी बड़ी पार्टीज के ऑफिस में, परमिशन अंदर से आएगी तब वर्कर अंदर जाएगा। क्या राहुल जी को या विभिन्न पार्टियों को नहीं पता होगा? आपके ही पार्टी के वर्कर हैं, आपसे इंटरेस्ट इसलिए तो जाते हैं, नहीं तो क्यों जाते? बड़ी सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो क्यों जाते? वो आपसे इंटरेस्ट होता है इसलिए जाते हैं। अभी नया ऑफिस बन गया, वहां अंदर से परमिशन नहीं होगी तो वहां पर नहीं जा सकते हैं कोई भी, ये एक बड़ा कारण है। वर्कर बड़े बड़े मैंने देखा है, तेलंगाना वगैरह के मिनिस्टर आए थे, बाहर बेचारे खड़े थे, और उसका प्रमुख कारण कि अंदर से उनकी चिट नहीं बन के आ सकती थी, परमिशन ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जो गिने चुने लोग आपके पास हैं वह भी मुझे लगता है कि ये जो लोग बैठते हैं ऐसे प्रकार से वो बंद करा देंगे, लगभग बाइंड अप के ही कगार पर कर रहे हैं। साथ में लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं कि चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इसके साथ में राजीव जी रहे हों, चाहे मैडम रही हों श्रीमती सोनिया जी, सब लोग एक एक दो दो दिन जनता की दरबार लगाते थे। कई सारे लोग ऐसे भी हुआ करते हैं आपके नज़र में जो आपके लोगों के माध्यम से नहीं पहुंच सकते आपके पास तक, क्योंकि ही मतलब मान सकते हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो आपके साथ वाला व्यक्ति उसको आने नहीं देगा। दूसरा, कई बार चलते चलते आप जनता दरबार में बैठेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे ही मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि ऐसे व्यक्ति तो यार आज तक मुझे मिले ही नहीं। हो सकता है कि वो कंटेंट वाले लोग बड़े अच्छे हों, बड़े इंटेलिजेंट हों, जो आपके दिमाग किसी मतलब 5 बार 6 बार के मिनिस्टर ने हमसे आज बोला है इस बात को, कल ही बोला है, सॉरी, उसने बोला कि हम लोगों ने सबने राय दिया इस चीज को लेकर के, पर पता नहीं क्या चीजें हैं, मुझे भी नहीं समझ में आती है। तो इन चीजों को फॉलो अप नहीं किया गया, ये इसके कारण थे। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को फॉलो करके और इसके साथ में चीजें की जाती, और साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से गड़बड़ियां कर रहा था, तो आपने अपने वकीलों का, वकीली पावर का कोई भी उपयोग नहीं लिया। जो वकील लड़ भी रहे थे उनका आपने कहीं ना तो समर्थन लिया, न तो कोई उनका सपोर्ट किया, न उनसे कोई उनसे आपका डायलॉग स्थापित का आरोप लगा रहा है विपक्ष का, तमाम लोग पढ़े लिखे आप जैसे लोग की धांधली, क्या इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका कुछ इस पे हो सकता है? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, और जिस दिन चुनाव बिहार का रिजल्ट आया उस दिन भी बोला हूं, मैं मेरे इस समय के 3 टारगेट हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो 2023 में गवर्नमेंट बीजेपी ने राज्यसभा और पार्लियामेंट में मतलब जॉइंटली होता है, राज्यसभा लोकसभा में जिस तरह से बिल ला करके एक्ट बनाया कि उनके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड बाय एनीबॉडी, तो उसका हम कैंसिल कराएंगे, ये बात तय है। पहला, बिहार चुनाव कैंसिल हो सकता है क्या सर? बिहार चुनाव को लेकर के उससे जो 10-10 हजार रुपए डेटा दिए गए हैं उसको लेकर के है, और इसके साथ में हरियाणा में जो इस तरह से गड़बड़ियां की गई इलेक्शन कमीशन ने, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इन सब चीजों पर रोक लगाई जाए परमानेंटली, इस पे होना होगा। और एक टाइम बॉर्ड के साथ में किया जाएगा, वो लेवल फील्ड सारे ही पार्टीज को बराबर तय किया जाए, ये दूसरा हमारा टारगेट है। तीसरा टारगेट है, जिस तरीके से बिहार में करप्ट प्रैक्टिस का इलेक्शन कमीशन ने अमुक दर्शक होकर के जो धृतराष्ट्र था, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, किस प्रकार से किया है, उन सारी चीजों के साथ में हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से वाइस्ड रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत देश में सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी का अमुक प्रवक्ता के अलावा और जो स्पीचेस उससे पूछी जाती थी, जो रिप्लाई उससे ली जाती थी, उससे पहले बीजेपी को प्रवक्ताओं के द्वारा रिप्लाई देना और साथ में उनका पूरी तरीके से समर्थन करना, पूरे भारत देश के जनमानस को जहां पूरी तरीके से ये हर्ट किया है, दुखी किया है। इससे उम्मीद अब स्थापित हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब नहीं रह गया इलेक्शन, अब ये जब चुनाव आएगा 10,000 की जगह 20,000 चुनाव के दौरान पर प्रति घर में पहुंचवा देंगे, 50,000 दिला देंगे और चुनाव जीत लेंगे। अब आम जनमानस के और नेता विपक्ष होकर के सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में बैठे रहने के अलावा कुछ
कुछ मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा इस तरीके के रास्तों से तो कोई किया जा हल सकता है। निकलेगा इन समस्याओं का सर? हल वो वकील अपने स्तर में लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा जो पॉलिटिकल कंटेंट वाली पार्टीज हैं, कंटेंट वाली पार्टी, नॉट मतलब रजिस्टर्ड तो ऐसे बहुत सारी हैं, वो भी अपने स्तर में जनता जनार्दन के साथ में लड़ें और जिस तरीके से भारत देश की आज़ादी में लड़े हैं उस तरह से लड़ें। मुझे लगता है सारे संगठनों के साथ में लड़ें तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। नहीं तो मैं आपके सामने स्पष्ट बोल रहा हूँ, 10 साल 15 साल तक जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें विपक्ष जैसे अभी लड़ाई लड़ा है इससे कुछ नहीं साबित होगा। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हो उस लड़ाई में तो कोई दम मुझे नहीं दिख रहा है। और लड़ने का तरीका बीजेपी का मैंने मान लिया कि बहुत करप्ट तरीके से लड़ती है, बहुत मतलब इलीगल लड़ती है, सब कुछ लड़ती है, पर आपने कितनी लड़ाई लड़ी, उसका कितना आपने लड़ा, ये एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष को भी सीखने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत है। आपके जितने भी सिस्टम है सब सिस्टमों को आप सेटअप सही करिए कि ऐसी सारी चीजें घटनाएं घटी, आपको तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागना चाहिए। आप सोच रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो वो हमारे वोटर खराब होंगे, आपको यह नहीं पता है कि वो सारा वोटर पहले से शिफ्ट हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं और आपके पास वो लोग जरूर होने चाहिए जिनको यह पता है कि अगला 15 साल 20 साल में इस आधार पर क्या अनुमानित हो सकता है। आपके पास वो होते हैं जिनको आप मीठी मीठी बातें ही सुनना चाहते हो, यदि सही बोल दिया किसी ने उसको बाहर का रास्ता रिक्शा बैठा के भेज दिया जाता है, तो इससे तो पार्टी नहीं चलेगी। और इस विपक्ष से मतलब मुझे लगता है कि सुधार होगा तो चीजें अच्छी होंगी। अब जब चुनाव शुरू हुआ तो उसमें 3-4 चीजें सरकार के द्वारा से बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के तैयार की गई और प्रपोजल के तौर पर उनके ऊपर उनको ले आया गया। पहला, जो गांव की महिलाएं थी उनको 10-10 हज़ार रुपए देने की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक परिवार की महिलाएं लगभग यह माना जाता है कि टोटल जो बिहार में टोटल वोट थे अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा थी वो 7 करोड़ 45 लाख के आसपास में वो लोग थे। 7 करोड़ 45 लाख का मतलब यह मान के चलिए कि 3 करोड़ के आसपास 3 करोड़ कुछ लाख महिलाएं हो गई, जिनमें से 1.10 करोड़ अर्थात 110 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट में पेड किया गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जो जनधन योजना का एक स्कीम लॉन्च किया गया था आज से कुछ साल पहले, आप जिसमें जानते हैं कि गरीबों का खाता खोलना जरूरी है, उसमें पहली बार सरकार के द्वारा से ऐसा कदम उठाया गया। उस कदम के दौरान पर जबकि चुनाव चल रहा था और जबकि चुनाव के एक दिन पहले ही इस चीज की अनाउंसमेंट होता है और प्रत्येक फ्राइडे को सरकार के द्वारा इस तरह की प्रक्रियात्मक तरीके से जो चीजें चलाई गई उनमें प्रत्येक शुक्रवार को, हर शुक्रवार को क्रमशः महिलाओं को किसी बार 27 लाख महिलाओं को, फिर अगले बार 20 लाख, फिर अगले बार 40 लाख, ऐसे क्रम से सीक्वेंस वाइज करके 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को खाता में डायरेक्ट 10-10 हज़ार रुपए पहुंचा दिए गए। सवाल यह उठता है कि क्या मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ चला गया, क्या गायब हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बुद्धिहीन होकर के सिर्फ IAS की डिग्री लेकर के बैठा हुआ नाम मात्र का अधिकारी बन गया। पहला, इसके साथ में मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है और साथ में जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, इन दोनों में बड़ी सिमिलरिटीज है।